प्रिय विद्यार्थियों, मैं के.आर. मीना, प्राचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर। चुनाव और मतदान व्यवहार के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्राण होते हैं। भारत के संविधान के निर्माता इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए संविधान में ही उनके द्वारा चुनाव तंत्र की व्यवस्था कर दी गई। भारत में विगत 63 वर्षों से लोकतंत्र का पर्व निर्वाचन पूर्ण उत्साह और उल्लास से मनाया जाता रहा है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ संवैधानिक सहभागिता वाले लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 16वीं लोकसभा के चुनाव और अनेक विधानसभाओं के चुनाव का जो आयोजन गतिशील जागरूक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रतीक है। भारत के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में चुनाव एवं मतदान व्यवहार की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि भारत में राजनीतिक दलीय प्रणाली की विकास में भूमिका। जैसे भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, उनमें चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किए गए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर लगभग 77 राजनीतिक दलों ने सहभागिता दी थी। इनमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त सिर्फ 14 राजनीतिक दल ही शामिल थे। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को 489 में से 364 स्थान प्राप्त हुए। केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई, कांग्रेस को बहुमत मिला। इस प्रकार देश में व्यवहार में एक दलीय प्रभुत्व की राजनीतिक दलीय व्यवस्था स्थापित हुई। यद्यपि सिद्धांत है बहुदलीय प्रणाली की स्थापना हुई है। 1956 का जो दूसरा आम चुनाव था, उसमें 45 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 19 अन्य राज्य स्तर के राजनीतिक दल थे। इन चुनाव में भी लोकसभा में कुल 494 स्थानों में से 371 स्थानों पर कांग्रेस विजय हुई तथा विधानसभाओं में भी 65% स्थानों पर कांग्रेस को ही सफलता मिली। लेकिन केरल और उड़ीसा में विपक्षी दल भी विजय रहे। मद्रास, बिहार और महाराष्ट्र में भी विपक्षी दलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया और एक तरीके से भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम आई। और तीसरे आम चुनाव में जो 62 में हुए थे, कांग्रेस को लोकसभा की 510 में से 311 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई और राज्यों की लगभग सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस का शासन स्थापित रहा। फिर इस तरीके से दोबारा एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति बनी और कांग्रेस दल को प्राप्त मतों के प्रतिशत में कमी जरूर आई। 67 का जो चतुर्थ आम चुनाव हुआ था, उसमें दलीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 361 जो सदस्य थे कांग्रेस के तीसरी लोकसभा में, उनके सदस्यों की संख्या सिर्फ 281 रह गई और एक तरीके से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था, जो अब तक कांग्रेस प्रधान अथवा वन पार्टी सिस्टमिक दलीय व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी, अब उसको कई प्रतियोगी दल व्यवस्था में वो बदल गई है। 77 में 1997 में जो छठा आम चुनाव हुआ था, उसमें
मतपत्रों की जो क्रांति की संज्ञा दी गई, क्योंकि इन चुनावों में लोकसभा के 542 स्थानों में से जनता पार्टी और लोकतांत्रिक कांग्रेस को 298 स्थान प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस को केवल 154 स्थान ही प्राप्त हुए थे। शेष स्थानों पर अन्य दलों ने विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से भारतीय दलीय व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था का जो सिद्धांत था, उसमें बहुदलीय व्यवस्था के रूप में वो परिणित हो गई। इसके बाद 80 में फिर आम चुनाव हुआ, उसमें फिर वन पार्टी सिस्टम की स्थापना हो गई और 80 के चुनाव में 542 में से कांग्रेस को 351 सीटों के ऊपर सफलता मिली और 84 के चुनाव में फिर कांग्रेस में एक दलीय प्रभुत्व की स्थापना हो गई। इस प्रकार निवासी का जो चुनाव हुआ था, उसमें जनता दल को 141 और भारतीय जनता पार्टी को 86 और कम्युनिस्टों को 44 और कांग्रेस को 193 स्थान मिले, यानी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, अल्पमत सरकार का गठन हुआ। भाजपा और वाम दलों ने उसे बाहर से समर्थन दिया। इस प्रकार भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था ने अपना आकार ले लिया और केंद्र और राज्य में मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के चुनाव में केंद्र में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और केंद्र में मिलीजुली सरकारों का निर्माण हुआ। और 14 का जो 16वां लोकसभा चुनाव था, इसमें 543 स्थानों में से भारतीय जनता पार्टी को 282, कांग्रेस को 44, एडीएमके को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 34, बीजू जनता दल को 20 और शिवसेना 18, तेलुगु देशम 16 और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 11 सीटें मिली। और उसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव जब हुए 2019 में, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सहयोगी दलों से मिलकर अपनी सरकार बनाई है। दूसरा जो बिंदु आता है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जनता की लोकतांत्रिकता में जागरूकता में वृद्धि हुई है। देखिए, भारत में कुछ चुनाव और मतदान व्यवहार ने यहाँ की जो जनता है, उस जनता में मतदान व्यवहार के, यहाँ के लोगों में लोकतांत्रिक राजनीतिक समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये मतदान प्रतिशत आगे, जब मतदान प्रतिशत जो बढ़ता गया, तो भारतीय राजनीति में भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था पर संकट या जनता की समझ कोई विशेष मुद्दा राजनीतिक दलों ने चुनाव में रखा, तब जनता की जागरूकता में वृद्धि हुई और जनता ने उन चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके बाद 77 का जो चुनाव था, वो आपातकाल की पृष्ठभूमि हुई। चुनाव में कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों ने एक दलीय तानाशाही को जनता के समक्ष रखते हुए कहा कि यदि जनता ने कांग्रेस को मत दिया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए कांग्रेस को हराना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और इन चुनाव में 31 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 65% से अधिक मताधिकार का प्रयोग किया और इन चुनाव परिणामों को मतपत्रों की क्रांति भी कहा गया था। और 30 वर्षों से जो कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, उसके एकाधिकार का अंत हो गया। 1989 में वफस प्रकरण, भ्रष्टाचार, अवैध मंदिर विवाद की पृष्ठभूमि का चुनाव लड़ा और राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार और अवैध विवाद के संदर्भ में जनता को चुनाव में प्रचार किया और इन चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भ्रष्टाचार और राम मंदिर निर्माण के मुद्दों पर मतदान किया और उसमें भी कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय दलों के विकास में योगदान। देखिए, भारतीय राजनीति में एक नवीन संविधान लागू किए जाने, यद्यपि इस नवीन संविधान लागू किए जाने से कुछ वर्ष बाद से ही भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा है और प्रमुख क्षेत्रीय दल डीएमके, एडीएमके, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्षेत्रीय दल है। इनके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के तथा सिक्किम में भी सदैव से
क्षेत्रीय दलों ही प्रभावशाली रहे। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव में इन क्षेत्रीय दलों को प्राप्त स्थानों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है और कई राज्यों में इनकी सरकारें स्थापित हुई है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो मतदान व्यवहार से ये बात स्पष्ट होती है कि जनता ने उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल और जनता दल आदि को नकार दिया और दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को नकार दिया, क्योंकि इन दलों ने केंद्र में कांग्रेस सरकार का साथ भ्रष्टाचार में सहयोग दिया था। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उड़ीसा में बीजू जनता दल और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का पूरा समर्थन किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में चुनाव तथा मतदान व्यवहार ने क्षेत्रीय दलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों कि राजनीति के आपराधिकरण के विकास में योगदान। देखिए, भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पहले आम चुनाव में यद्यपि अपराधी तत्वों का प्रयोग किया गया था और तथापि सीमित प्रयोग था और संकोच के साथ किया गया था। और दूसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें अपराध से जुड़े व्यक्तियों को कुछ अधिक प्रयोग किया गया, पहले जैसा संकोच नहीं था। और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का चयन होने लगा। भारतीय राजनीति में इस समय 3 प्रकार के अपराधी हैं। सफेद पोश अपराधी जो चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बनते हैं। श्रमिक आंदोलन से जुड़े वे राजनीतिज्ञ जिनके संबंध अपराध जगत से है। गांव तथा इलाके के वे दादा जो अपने आतंक के बलबूते राजनीतिक दबदबा रखते हैं। इन्हें जातिवाद का संरक्षण भी मिलता है। तो भारतीय राजनीति में आपराधिकरण के आधार पर भी वोटिंग व्यवहार को प्रभावित किया गया है। अगला जो बिंदु है जातिवाद के विकास में योगदान। देखिए, भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का जो चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, उसमें जातिगत आधार को सबसे प्रमुख माना जाता है। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण किया जाता है और स्थिति कम कम और अधिक रूप में सभी राज्यों में है और सभी राजनीतिक दलों में इस व्यवहार को अपनाया गया। भारत में चुनाव अभियान में ये जातिवाद का जो साधन है इसको सभी राजनीतिक दलों ने बखूबी अपनाया है। प्रत्याशी जिस राजनीतिक क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की राजनीति में जातिवाद का बोलबाला है और इस जातिवाद की राजनीति ने भारतीय राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है और साधनों और बाहुबल के प्रभाव से ये अपने जाति में प्रभाव स्थिति बना लेते हैं। अगला जो बिंदु है चुनावी संस्कृति का गिरता स्तर। देखिए, चुनाव में चाहे कोई राजनीतिक दल जीते, लेकिन चुनाव व्यवहार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादित राजनीति की पराजय हो जाती है। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, छीटाकशी करते हैं, जोड़ तोड़, अनाप शनाप खर्चा, आपराधिक तत्वों की धमकियां से चुनावी संस्कृति का स्तर चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी हाईटेक प्रचार के तथाकथित चमकते नारों के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान अशोभनीय टीका टिप्पणियां की गई थी और निम्न स्तरीय व्यक्तिगत हमले, सपाट बहस, मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल और बाहुबल का उपयोग, मतदाता सूचियों से हजारों नामों संदिग्ध रूप में गायब होने, चुनावी प्रचार के लिए बॉलीवुड के सितारों से प्रचार, जातियों जनजातियों की तीखे विभाजन जैसी प्रवृत्तियां मौजूद रही। ये भारतीय राजनीति में चुनाव और मतदान व्यवहार को
प्रभावित करने के लिए भारतीय संस्कृति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अगला जो बिंदु है, चुनाव में फिल्मी सितारों का जमवाड़ा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव आदर्शों और सिद्धांतों पर लड़े जाते थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलता गया और इस सिद्धांतों की जगह घोषणाओं ने ले ली। अब प्राय चुनाव के दौरान लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। उनमें मतदाताओं को असंख्य सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन इन घोषणा पत्रों पर चुनाव के समय कुछ चर्चा करने के बाद उन्हें ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाता है। अब अपना चुनाव प्रचार करने के लिए नेता फिल्मी सितारों को प्रचार में झोंकने लगे हैं। 16वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 2 दर्जन फिल्मी हस्तियों ने अलग अलग राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त की और राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दिग्गजों को पराजित करने के लिए राजनीति में अनुभवहीन किंतु भीड़ खींचने वाले सितारों को टिकट बांटे। इस बार के चुनाव में फिल्मी स्टारों की भीड़ ये प्रश्न उत्पन्न करती है कि क्या संसद को सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में काम करने वाले समर्पित लोगों की आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं ने भी किसी फिल्मी सितारों के पक्ष में मतदान कर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक रूप से अनुभवहीन व्यक्तियों को राजनीतिक अनुभव पर तरजीह दी है, जो गलत है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए मतदाताओं ने उसके दल के प्रत्याशी में मतदान किया। यदि नरेंद्र मोदी की तरह राजनीतिक नेता अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो, तो जनता ऐसे अनुभवी नेताओं को फिर से तरजीह देने लगी। देखिए, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन के उपरांत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए देश भारत, जिसमें विविध संप्रदाय, जाति, भाषा ये लोग निवास करते हैं और संविधान निर्माताओं ने इसलिए भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की महत्वपूर्ण परिभाषा विशेषता से परिकल्पित किया था। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात के 6 दशकों में सांप्रदायिकता के तत्व भारतीय राजनीति में विद्यमान रहे हैं और पिछले 67 वर्षों के बाद भी पंथ निरपेक्षता का आदर्श हासिल नहीं हो सका है। इसके प्रमुख कारण है, देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पंथ या संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ और ये राजनीतिक दल पंथ के आधार पर प्रत्यक्ष के चुनाव और सांप्रदायिक आधारित ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि। भारत की में अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान संप्रदाय विशेष के वोट बैंकों को आकर्षित करने के लिए विविध संप्रदायों के लिए नारे और विविध धार्मिक नेताओं से जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के विकास की जो प्रक्रिया में चुनाव और मतदान व्यवहार की भूमिका ने लोक जहाँ एक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, एक दलीय प्रभुत्व की राजनीतिक प्रतिमान से केंद्र और राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था तथा कुछ राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था के प्रतिमानों को स्थापित किया है और विपक्ष की भूमिका को मजबूत किया है। मतदाताओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया है। ग्रामीण तथा दलित जातियों और पिछड़ी जातियों के राजनीतिक नेतृत्व को उभार कर मुख्य धारा में शामिल किया है। इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि इसने राजनीति में अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद तथा चुनावी संस्कृति का हांस को बढ़ावा दिया है। लेकिन जब जब भी मतदाताओं के समक्ष चुनाव में राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं ने मुद्दे रखे हैं और मतदाताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर भी मतदान किया है और वो चुनाव है 1967 का, 1971 का, 1977 का, 1980, 1984, 1999 और 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर क्रमशः गैर कांग्रेसवाद, गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, स्थायित्व के पक्ष में, आतंकवाद के विरोध में,
वाजपेयी के प्रखर नेतृत्व तथा नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के पक्ष में और महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में मतदान कर लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचय दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो मुख्य जो हमारा ध्येय था कि भारत की राजनीति के विकास की प्रक्रिया में चुनाव और मतदान व्यवहार की क्या भूमिका है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।